अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, इसका सबसे पहले न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि एक बच्चा है, 6 माह की बच्ची है और अदरवाइज़ वो नॉर्मल है। ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में सारी जो मैनिफेस्टेशंस है उसकी पिक्चर है। तो मैं आपको केस प्रेजेंट करती हूँ। एक 6 माह की बच्ची है, यहाँ पर तो बड़ी बच्ची दिखाई गई है, तो वो अदरवाइज़ नॉर्मल है, एक्सेप्ट कि उसको बहुत सारे इस तरह के कैफ़े उलेट स्पॉट्स हैं पूरी बॉडी पे, और उसका फादर जो है उसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस था। ठीक है, तो ये एक केस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का लग रहा है। क्या है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जो है, इसको वॉन रेकलिंग गॉसन डिजीज़ भी कहा जाता है। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, 3000 में से एक बच्चे को होगा। इसमें जो कार्डिनल फीचर्स हैं वो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के कैफ़े उलेट स्पॉट्स स्किन पे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सिलरी या इनग्वाइनल फ्रैकलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सिलरी या इनग्वाइनल ये फ्रैकलिंग्स हैं। एंड इन बच्चों में कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास होंगे स्किन में, ये कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास। एंड आयरिस हमाटोमा जिसको लिश नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, आयरिस ये हमाटोमा होता है, इसको लिश नोड्यूल कहते हैं, लिश नोड्यूल। ठीक है, अच्छा ये जो कैफ़े उलेट स्पॉट्स है ना, ये मोर देन 90% ऑफ पेशेंट जिनको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 होता है उनमें ये हमें स्पॉट्स मिलते हैं, कैफ़े उलेट स्पॉट। ये एक जेनेटिक एक्टोडर्मल डिसऑर्डर है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, एक्टोडर्मल जेनेटिक डिसऑर्डर, न्यूरो एक्टोडर्मल डिसऑर्डर। 50% केसेस में ना NF1 जीन में म्यूटेशन होती है। इसमें मेन क्लिनिकल फाइंडिंग ये है, जो बच्चे हैं इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा होंगी 40%, इनको मेंटल रिटार्डेशन होगी 8%, इनको स्ट्रेबिस्मस और अम्ब्लायोपिया होगा, ऑप्टिक ग्लायोमा। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड स्किन मास बनेंगे, मैक्रोसेफेली होती है इनकी, न्यूरोलॉजिक सिम्टम स्पाइन के, ठीक है ये देखें, या ब्रेन ट्यूमर होगा इनको। ठीक है, जैसे ऑप्टिक ग्लायोमा, और इनको हाइपर टेंशन होगी। तो बहुत से एसिम्टोमेटिक पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जब उनका डायग्नोस होता है तो उसके बच्चे को भी होगी। लेकिन ऑल्दो जिन पेशेंट को न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 होता है तो उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की और ऑप्टिक नर्व के ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ऑप्टिक नर्व ट्यूमर, ऑडिटरी नर्व के ट्यूमर जिसको हम कहते हैं अकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है, और इस तरह के जो बच्चे हैं ये ओनली न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में होता है। ठीक है, यानी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में आल्दो ब्रेन स्पाइनल कोड ऑप्टिक नर्व ट्यूमर हो रहे हैं, ऑडिटरी नर्व ट्यूमर, लेकिन ऑडिटरी नर्व ट्यूमर यानी अकॉस्टिक न्यूरोमा जो है वो सिर्फ टाइप 2 में होगा, बाकी ये टाइप 1 में भी मिलते हैं। अकॉस्टिक न्यूरोमा इन ओनली टाइप 2। अच्छा, प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा इन्वेजिव होते हैं, वो जल्दी ग्रो करेंगे ड्यूरिंग द ग्रोथ स्पर्ट। जब वो फेस पे प्रेजेंट होंगे या लिम्स पे तो वो सिग्निफिकेंट हाइपरट्रॉफी करवा देंगे अंडरलाइंग बोन या सॉफ्ट टिश्यू की। किस तरह हम इस न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस को डायग्नोस करते हैं, इसका कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, वो आपने याद रखना है कि बच्चे में अगर इस तरह में कैफे उलेट स्पॉट मिल रहे हैं मोर देन 5 मिलीमीटर डायमीटर के प्री प्यूबर्टी में, या अगर बच्चा पोस्ट प्यूबर्टी में है और उसमें मोर देन 15 मिलीमीटर से बड़ा अगर इस तरह का कैफे उलेट स्पॉट मिल रहा है, प्री प्यूबर्टी में 5 मिलीमीटर से बड़ा, पोस्ट प्यूबर्टी में 15 मिलीमीटर से बड़ा, और मोर देन 6 इस तरह के स्पॉट्स मिल रहे हैं। दूसरा ये कि मोर देन 2 उसको न्यूरोफाइब्रोमाज हैं किसी भी टाइप के, या फिर एक प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा है। ठीक है, किसी भी टाइप के न्यूरोफाइब्रोमा 2 से ज़्यादा हों, या फिर एक प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा हो। इसी तरह एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक्सिलरी या इनग्वाइनल इस तरह फ्रैकलिंग हो उसको। ठीक है, ऑप्टिक ग्लायोमा में 15% पेशेंट में हमें मिलता है ऑप्टिक ग्लायोमा, 2 से ज़्यादा उनको लीश नोड्यूल्स हों, आयरिस हमाटोमा, ऑशियस लेजन हो, स्फीनोइड डिस्प्लेजिया, सूडो आर्थरोसिस या थिनिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, और या फिर उसका अफेक्टेड ऐसा फर्स्ट डिग्री कोई रिलेटिव हो जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो। तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने देख लिया। ठीक है, अब डिफरेंशियल यहाँ पे हमारे क्या बनता है, ऐसी कंडीशन को हमें मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम से डिफ्रेंशिएट करना होगा जिसमें हमें लार्जर कैफे उलेट स्पॉट मिलते हैं। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में बड़े कैफे उलेट स्पॉट होते हैं। ठीक है, दूसरा हमें वैटसन सिंड्रोम से भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं फ्रीक्वेंटली उनको 1 या 2 कैफे उलेट स्पॉट होते हैं। लार्ज अगर बड़ा सा एक सिंगल कैफे उलेट स्पॉट मिल रहा है तो वो यूजुअली इनोसेंट होता है। ठीक है, वो इतना खतरनाक नहीं है। तो कैफे उलेट स्पॉट्स जो है वो ओकेजनली, अच्छा तो इसमें कैफे उलेट स्पॉट ओकेजनली जो है वो हमें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में भी मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, टाइप 2 जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है उसमें पेशेंट्स को बायलेटरल अकाउस्टिक न्यूरोमाज होते हैं, मैंने आपको बताया ना, उसमें हमें अकाउस्टिक न्यूरोमा मिलते हैं और उसमें कोई स्किन चेंजेस नहीं मिलते। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन मैक्यूल्स हमें एल्ब्राइट सिंड्रोम में भी मिल सकते हैं, नूनान सिंड्रोम, लेपर्ड सिंड्रोम, लेकिन यूजुअली वो ईजिली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। फेमिलियल कैफे उलेट स्पॉट भी होता है,
इसी तरह एक और डिफरेंशियल है आइसोलेटेड नॉन सिंड्रोमेटिक न्यूरोफाइब्रोमा। मैनेजमेंट इस तरह, इसके कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करनी है और स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इनके सिबलिंग्स की करनी होगी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटेबल कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन इज़ इंडिकेटेड। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है विच वॉज दी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक ट्यूबरस स्क्लेरोसिस स्टार्ट करेंगे।